सभी को मेरा यथायोग्य अभिवादन। आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की हिंदी का जो विषय बिंदु है रेडियो नाटक, उसकी रचना प्रक्रिया और उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये जो ये टॉपिक है, आपने सभी ने आकाशवाणी जिसको हम रेडियो के नाम से जानते हैं उसको सुना होगा। उसमें जो है रेडियो नाटक भी प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये जो रेडियो नाटक हैं ये क्या होते हैं, इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, इस इन बिंदुओं का हम अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हमारे मस्तिष्क में सवाल उठता है कि रेडियो नाटक आखिर है क्या, कि जिसके हम बात कर रहे हैं कि रेडियो नाटक आखिर है क्या। तो हम बात करें कि रेडियो नाटक जो है, सबसे पहले बात करें हम रेडियो की। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, सुनने वाला माध्यम है। जो टेलीविज़न है वो दृश्य श्रव्य माध्यम है, लेकिन जो रेडियो है वो केवल सुनने वाला या श्रव्य माध्यम कहलाता है। साहित्य की जो नाटक जो विधा है, जब उस नाटक विधा को हम रेडियो पर प्रस्तुत करें उसको, तो इसको हम रेडियो नाटक के नाम से जानते हैं। रेडियो नाटक को अंधेरे का नाटक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दृश्य नहीं होते, क्योंकि इसका मंचन अदृश्य होता है, हमारी कल्पनाओं में हो रहा होता है, जीवंत या सजीव नहीं होता है। यह भी कहा जा सकता है कि इस रेडियो नाटक को सिर्फ सुना जा सकता है, लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता है। अब बच्चों हम बात करें कि रेडियो नाटक जो है इसका मूल आधार क्या होता है। इसका मूल आधार है शब्द और ध्वनि, क्योंकि इसमें दृश्य जो अनुपस्थित होते हैं। तो इन शब्द और ध्वनि के माध्यम से ही रेडियो नाटक में शब्द चित्र अर्थात बिंब का निर्माण किया जाता है, और इन शब्द चित्रों के माध्यम से जो उस नाटक की मूल भावना है उसका जो संप्रेषण है वो श्रोता तक किया जाता है। मात्र दृश्यात्मकता या दृश्य ना होने के कारण हम नाटक को और जो है रेडियो नाटक को नाटक से कम नहीं आंक सकते। दृश्यात्मकता के आधार पर नाटक साहित्य को रंगमंची नाटक तक ही सीमित करना उचित नहीं है कि थिएटर पे होगा वही नाटक माना जाए, क्योंकि उसका मंचन हम कर सकते हैं। रेडियो से प्रसारित होने वाले नाटक हैं वो उनको मात्र दृश्य के भाव से नाटक ना कहना उचित नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नाटक और ऐसा नाटक जिसका हम मंचन कर रहे हैं और रेडियो नाटक में सिर्फ अंतर इतना ही है कि मंचन किए वाले नाटकों में दृश्य उपलब्ध होते हैं, लेकिन रेडियो नाटक में दृश्य उपलब्ध नहीं होते। रेडियो नाटक जो है वो शब्द, ध्वनि और संगीत, इनका तीनों का समन्वित रूप है, मिला जुला रूप है। रेडियो नाटक में ध्वनि 3 रूपों में प्रयुक्त होती है। पहला है उच्चारित शब्द, जिनका जो पात्र हैं वो उच्चारण करते हैं। दूसरा है उस ध्वनि का प्रभाव, और तीसरा है संगीत। ध्वनि प्रभाव लाने के लिए हम तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। और संगीत है जब हम उस रेडियो नाटक की नीरसता को ख़त्म करना चाहें तो बीच में हम गीत और संगीत का प्रावधान करें। अतः हम कह सकते हैं कि पात्रों के कार्य व्यापारों, ध्वनि प्रभावों, संवादों और संगीत, इन सब को कथा के सूत्र में पिरोकर रेडियो पर प्रस्तुतिकरण करना ही रेडियो नाटक है। किन किन चीज़ों का? पात्र हैं, उनके कार्य व्यापार है, ध्वनि का प्रभाव है, संवाद है, संगीत है। इन सब को कथा वस्तु में पिरो करके हम प्रस्तुति दें रेडियो पर, तो वो रेडियो नाटक कहलाता है। आज रेडियो नाटक की जो विधा है वो स्वतंत्र रूप से प्रतिष्ठित हो गई है। रेडियो नाटक ध्वनि और शब्दों का नाटकीय सामंजस्य कहलाता है। ये कोऑर्डिनेशन है ध्वनि और शब्दों का। तो बच्चों, अब जो आधुनिक काल में भी जो रेडियो नाटक है बहुत प्रसिद्ध हैं और प्रचलन में भी हैं। इससे पहले जब हम टेलीविज़न का इतना आविष्कार नहीं था, इतनी प्रचलन नहीं था, तो जो आम लोग हैं अपने समय को पास करने के लिए, अवकाश वाले समय को पास करने के लिए रेडियो सुनना पसंद करते थे।
उस पर विविध भारती पर जो नाटक हैं और संगीत है और चित्रकथा है वो भी उसमें प्रस्तुत की जाती थी। तो ये रेडियो नाटक क्या है? ये संश्लिष्ट शब्द चित्र हैं जो संवाद, ध्वनि का प्रभाव, संगीत और मौन के सहयोग से इस प्रकार चित्रित होता है, हमारे सामने प्रस्तुत होता है कि वह श्रोता के मानस पटल पर एक स्पष्ट चित्र की सृष्टि कर सकता है। चूंकि दृश्य नहीं है तो जो श्रोता सुन रहा है, संवाद, ध्वनि का प्रभाव, संगीत और मौन, जो बीच में जो चुप्पी है, इन सब के माध्यम से ही श्रोता उस नाटक की मूल भावना की कल्पना करता है और दृश्यों का जो है दृश्य है उसके मन में ही कल्पित होने लगते हैं। रेडियो नाटकों में श्रोता का सहज संबंध पात्रों के अंतर्मन से हो जाता है, क्योंकि दृश्य नहीं है तो जो श्रोता, जो पात्र जो बोलता है उसकी मन की भावना से श्रोता अपने आप को अटैच कर लेता है। ध्वनि विस्तारक यंत्र, इसको हम बोलते हैं साउंड एम्पलीफायर, इनकी सहायता से कुछ शब्द, कुछ ध्वनियाँ श्रोता के मस्तिष्क से टकराती हैं और बिंब निर्मित करती हैं। बिंब मतलब शब्द चित्र। बिंब अपनी शक्ति के अनुसार हमारी इंद्रियों को झंकृत करते हैं, उनमें झंकार उत्पन्न करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और उन्हें संवेदनशील बनाते हैं। तब हमारी कल्पना जागृत होती है और नाटक के सारे पात्र मन के सामने आकर के श्रोताओं को अभिभूत कर देते हैं। रेडियो के माध्यम से हम शब्दों को सुनते हैं, शब्दों से ध्वनि निकलती हैं, ध्वनियाँ हमारे मस्तिष्क को टकराती हैं, वो मस्तिष्क में टकरा करके एक बिंब का निर्माण करती हैं और बिंब हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें आनंद की प्राप्ति कराते हैं। और जो श्रोता है उस आनंद में, रेडियो नाटक के आनंद में आकंठ डूब जाता है, कंठ तक डूब जाता है। उनकी पीड़ा में उसकी आंखें आर्द्र हो उठती हैं। अगर रेडियो नाटक में कोई प्रहसन, कोई विषय बिंदु दुखी करने वाला है तो श्रोता उसको सुनकर के दुखी हो जाता है। अगर कोई सुखी करने वाला है तो सुखी हो जाता है। और अगर उनमें कोई उनके जीवन में तनाव है उस पात्र के, तो श्रोता उसके जीवन के तनाव से खुद तनावग्रस्त हो जाता है। तो श्रोता एक तरह से रेडियो नाटक के उन पात्रों से अपने आप को जोड़ लेता है। यही रेडियो नाटक का प्रभाव है और यही उसकी सफलता है। बेटा जो ये है ये रेडियो है। इस प्रकार पहले कई प्रकार के रेडियो आते थे, अब इस प्रकार ऐसे रेडियो चलते हैं। जैसे यहाँ एक रेडियो पर एक नाटक का जो प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, महाराज मुझ गरीब पर दया करें, एक पात्र बोल रहा है। तो श्रोता उस डायलॉग के आधार पर ही एक शब्द चित्र, बिंब अपने जो मस्तिष्क में बना ले रहा है कि कैसी घटना घट रही होगी। एक महाराज होगा, एक गरीब होगा, उसके साथ में कोई सेनापति, कोई सैनिक होगा। तो ये जो प्रभाव है रेडियो नाटक का कि व्यक्ति के सामने दृश्य नहीं है, सुनने मात्र से ही वो अपनी कल्पना के सहारे अपने दृश्यों का निर्माण कर रहा है। तो ये रेडियो नाटक का बहुत अधिक जो प्रभाव है ये हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है। हम बात करें बच्चों कि रेडियो नाटक के प्रमुख तत्व कौन से हैं, अवयव कौन से हैं। तो रेडियो नाटक जो होता है, नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक का बहुत प्रभावी भूमिका रही है। सिनेमा और रंगमंच, सिनेमा जिसके मूवीज़ देखते हैं, रंगमंच मतलब थिएटर, कि रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं है लेकिन सिर्फ श्रव्य माध्यम है। सिनेमा और रंगमंच दृश्य भी है और श्रव्य भी है, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। रेडियो की प्रस्तुति संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से होती है। फिल्म की तरह रेडियो में एक्शन की गुंजाइश नहीं होती। चूँकि रेडियो नाटक की अवधि सीमित होती है इसलिए पात्रों की संख्या भी सीमित होती है, क्योंकि सिर्फ आवाज़ के सहारे पात्रों को याद रख पाना मुश्किल होता है। इसलिए पात्र बहुत लिमिटेड रहेंगे ताकि उनमें हम उनकी आवाज़ में थोड़ा अंतर कर सकें। पात्रों संबंधी विविध जानकारी रेडियो नाटक के माध्यम से हमको पहले उपलब्ध कराई जाती है। संवाद और ध्वनि संकेतों से वो उसकी जो पूरी कथा वस्तु है वो उजागर होती है। बच्चों हम बात करें रेडियो नाटक के मुख्य अंक जो होते हैं वो नाटक जो सामान्य नाटक है उसके समान ही होते हैं। सामान्य नाटक और रेडियो नाटक में दृश्यता का अंतर होता है।
कि सामान्य नाटक जिसका मंचन करते हैं उसमें दृश्य उपलब्ध होते हैं और रेडियो नाटक में दृश्य उपलब्ध नहीं होते। सामान्य नाटक में दृश्यता एक आवश्यक अवयव है, अंग है, अर्थात उसका रंगमंच पर मंचन होता है, जबकि रेडियो नाटक में दृश्यता का अभाव होता है। इसी आधार पर हम देखें तो हम इसके निम्न तत्व हो सकते हैं: कथा वस्तु है, पात्र है, चरित्र चित्रण है, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य। ये सभी जो सामान्य नाटक के जो तत्व हैं उनके समान ही इसके तत्व हो सकते हैं। जैसा इस छवि में दिखाया गया है कि कहानी सिर्फ घटना प्रधान ना हो, अवधि ज़्यादा ना हो और पात्रों की संख्या सीमित हो, ऐसा नाटक ही रेडियो नाटक जो है वो सफल श्रेणी में गिना जाता है। बच्चों, हम बात करें कि रेडियो नाटक कैसे बनता है, कि हमारे सामने हम रेडियो नाटक का निर्माण करें। अभी हमने जो रेडियो नाटक सुनने से बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका हम निर्माण कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि केवल संवादों के द्वारा कथानक का विकास होता है, दृश्यता नहीं है, ना ही कोई रंगमंच है हमारे पास जिससे हम कुछ और दिखा सकें। केवल संवाद हैं, ध्वनि का प्रभाव है और संगीत का प्रभाव है, इनसे ही हम कथानक का विकास करते हैं। रंगमंच और दृश्यों का अभाव होता है इसमें, और ये मात्र श्रव्य माध्यम है, इसलिए इसकी जो सीमित जो लिमिटेशंस है उसका भी हमको ख्याल रखना होता है। संवादों और ध्वनि के द्वारा प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। अवधि इसकी बहुत सीमित होती है, 15 से 30 मिनट की, इसलिए हमें उस नाटक के जो भी हम कथा दिखा रहे हैं वो कथा को इस तरह हम संरचना करें उसकी कि 15 से 20 मिनट में वो समाप्त हो जाएं। पात्र भी 5 से 6 से अधिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पात्र होंगे तो श्रोताओं के लिए उनकी आवाज़ को पहचानना और उनमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है। चूँकि कथानक में, रेडियो नाटक के कथानक में एक्शन का अभाव होता है, अतः भाव तत्व को बड़ा महत्व दिया जाता है। पात्रानुकूल संवाद होने चाहिए। संबोधन अनिवार्य है कि इसमें एक सूत्रधार जो है वो बार बार श्रोताओं को इनके पात्रों के विषय में, कहानी के विषय में वर्णन करता रहे। परिवेश के बारे में स्वगत कथन होना चाहिए कि परिवेश के बारे में जो सूत्रधार है वो बताए उनको कि भाई ये कहानी किस समय की है, किस काल की है, किस परिवेश की है। बच्चों, हम बात करें कि जो ये श्रव्य दृश्य माध्यम हैं, इनकी तुलना में श्रव्य माध्यम जो हैं, श्रव्य दृश्य माध्यम कौन से हैं? टेलीविज़न है और सामान्य नाटक जिनका हम रंगमंच पर मंचन करते हैं, या फिर सिनेमा है। इनकी तुलना में जो श्रव्य माध्यम है, सुनने वाले, जैसे रेडियो है, इनकी क्या सीमाएं होती हैं? दृश्य, सबसे बड़ी सीमा क्या है इसकी कि दृश्य के अभाव में श्रव्य माध्यम में कथा वस्तु की घटना, भाव और विषय बोध को समझने में समस्याएं होती हैं। श्रोता को अपने भावनाओं का, अपनी कल्पना का बहुत अधिक इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि दृश्य और श्रव्य माध्यमों में श्रोता को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसे सब कुछ सुनाई भी दे रहा होता है और सामने दिखाई भी दे रहा होता है। इसके अलावा हम देखा जाए तो इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि दृश्यों का अभाव है, तो श्रोताओं को उस बात को समझने में, बोध करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अब इस कमजोरी को हम दूर कैसे करें? ऐसी कौन सी तकनीक है, उपकरण जिनका हम सहायता से इस कमजोरी को हम दूर कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करें? सबसे बड़ी बात कि ध्वनियों, संगीत, शब्दों का, ध्वनि का, संगीत का और शब्दों का विशेष ध्यान रखें। हम दृश्यों की कमी है वो ध्वनि, संगीत और शब्दों के माध्यम से पूरा करें। उनमें इस प्रकार की सरसता का निर्माण करें जिससे श्रोता उस बात को भूल ही जाए कि इसमें दृश्य नहीं है। लेखक जो उस रेडियो नाटक को लिख रहा है वो कुशल होना चाहिए। ध्वनि संकेतों का उचित प्रयोग करना चाहिए। दृश्य परिवर्तन हो या पात्रों की भावनात्मक मानसिक दशा बताने के लिए संगीत का प्रयोग किया जाना चाहिए, या फिर सूत्रधार इस बारे में उसको सूचित करे, जो श्रोताओं को इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, नवीनता का समावेश होना चाहिए। श्रोताओं को उस नाटक को सुनकर कुछ नया मिलना चाहिए, तो ताकि वो श्रोता इस बात को उसके दिमाग में ये बात आए नहीं कि वो ऐसा नाटक देख रहा है जिसमें दृश्य नहीं है। वो उस नाटक के जो है प्रभाव में इतना खो जाए कि उसे और किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा ना रहे।
जैसे एक ये नाटक का में जो अंश है, राम कहता है श्याम मुझे बड़ा डर लग रहा है, कितना भयानक जंगल है। श्याम कहता है डर तो मुझे भी लग रहा है, हे राम इतनी रात हो गई, घर में अम्मा बाबू सब परेशान होंगे। राम कहता है ये सब नालायक मोहन की वजह से हुआ है, मोहन की नकल करते हुए जंगल से चलते हैं, मुझे एक छोटा रास्ता मालूम है। श्याम चौंक कर जवाब देता है अरे मोहन कहाँ रह गया, अभी तो यहीं था। आवाज लगाकर कहता है मोहन ओ मोहन। राम लगभग रोते हम कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। श्याम चुप रहो। मोहन अरे मोहन। अब जो ये बीच बीच में ये जो संकेत वाले हैं, जो स्थान हैं, जैसे आवाज़ लगाकर है, मोहन की नकल करते हुए, फिर आवाज़ लगाते रोते हुए, तो इन चीज़ों को दर्शाने के लिए हम संगीत का प्रयोग कर सकते हैं, ध्वनि संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पात्र रेडियो नाटक में संवाद बोल रहा है वो भी बहुत कुशल होना चाहिए। उसको पात्र उस संवाद को बोलते हुए उसके भाव भंगिमा है और उसका उच्चारण है उतना प्रभावशाली होना चाहिए कि दर्शक उसकी जो भावना को समझ पाए। जैसे एक रेडियो नाटक में ये दो पात्र हैं जो रेडियो नाटक के लिए अपने संवाद बोल रहे हैं। इसी प्रकार ये रेडियो है, जिसमें अगली स्लाइड में एक और जैसे तक में यहाँ 3 पात्र हैं और तीनों मिलकर के ये उस रेडियो नाटक को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बच्चों ये जो रेडियो नाटक है बहुत आसान विधा है और सीबीएसई के लिए इसमें से कोई छोटे जो भी प्रश्न आएंगे उन मुझे लगता है कि मैंने इस जो हमने इस वीडियो के माध्यम जो अध्ययन किया है वो उस अध्ययन के आधार पर हम उन सीबीएसई के क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या याद रखने वाली कि सामान्य नाटक और रेडियो नाटक में ज़्यादा अंतर नहीं है। सामान्य नाटक में एक मंचन और दृश्य है, दृश्यता का समावेश है, जबकि रेडियो नाटक में ऐसा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट वाली जो महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली यही है। बच्चों उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और इस वीडियो के माध्यम से आप सीबीएसई के प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।